जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर, NDUAT कुमारगंज अयोध्या। दोस्तों, जैसा कि यूपी कैटेट एग्ज़ाम जो 2024 का है, उसका फॉर्म अप्लीकेशन की जो डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, वो 17 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो MSc एंड PhD के स्टूडेंट जो हैं, जिनको एडमिशन लेना होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में यूपी कैटेट के अंतर्गत, तो उसमें से अभी तक 4 यूनिवर्सिटी थी, लेकिन अब 5वीं यूनिवर्सिटी अभी आपको कुशीनगर में उसका उद्घाटन हो चुका है। तो उसमें भी कुछ सीटें फिल की जाएंगी इस साल से। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो MSc एंड PhD के एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें स्टैटिस्टिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जो MSc का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें स्टैटिस्टिक्स के 14 क्वेश्चन आते हैं, तथा PhD के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, उसमें स्टैटिस्टिक्स के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो 20 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो सभी क्वेश्चन को हम इसी चैनल के माध्यम से हम आप सब तक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसमें जो कुछ डे हैं और कुछ उसके फादर हैं, और ये सब इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो कि 29 जून को मनाते हैं। 29 जून को ही PC महालनोबिस, जो एक वैज्ञानिक थे भारत के, जिनका जन्म 1893 ईस्वी को 29 जून 1893 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो इसीलिए फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स PC महालनोबिस को बोलते हैं। तो उन्हीं के जन्मदिन पर नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। और जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो होता है, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, वो आपका 20 अक्टूबर को मनाते हैं। 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे और 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो गॉटफ्रेड अचेनवाल हैं। तो इन्हीं का जन्म 20 अक्टूबर 1719 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था, और इनकी जो डेथ थी वो 1 मई 1772 ईस्वी को हुई थी। तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो गॉटफ्रेड अचेनवाल हैं, और फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो आगे फिशर हैं। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स पूछता है और वहाँ पे GF अचेनवाल नहीं दिया होता है, तो वहाँ पे आगे फिशर आपका आंसर सही हो जाता है। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिए कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो गॉटफ्रेड अचेनवाल हैं, और फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, आधुनिक इस सांख्यिकी के पिता, आगे फिशर हैं। तो आगे फिशर का योगदान बहुत है। जैसे कि आपका जो नल हाइपोथेसिस थी, वो आगे फिशर ने ही दिया था। हाइपोथेसिस जो इससे आपको बताऊंगा लास्ट में, अंत में, मतलब अगले वीडियो में, कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है, इन सभी बातों को लेकर डिस्कस करेंगे। और जेड टेस्ट इन्होंने ही दिया था, आगे फिशर नल हाइपोथेसिस दिए थे, जेड टेस्ट दिए थे। रैंडोमाइजेशन जो कॉन्सेप्ट था उसको भी आगे फिशर ने ही दिया था। और यह टेस्ट का जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था वो भी आगे फिशर के द्वारा दिया गया था। और फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन जो है, और या फिर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है, उसको भी आगे फिशर ने ही दिए थे। और वेगेंस जो होता है, वेगेंस, उसका टर्म भी आगे फिशर ने दिया था, टर्म वेगेंस आगे फिशर। और एनोवा जो होता है, कि जो जिसका फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेगेंस, जिसको 1920 ईस्वी में आगे फिशर ने ही दिया था। और जो इफिशियंसी, सफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी जो होता है, जिसको हम गुड प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर के नाम से जानते हैं, तो उसके अंदर 4 होते हैं। एक होता है अनबायसनेस, इफिशियंसी, सफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी। तो जो इफिशियंसी, सफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी टर्म होता है, वो उसको आगे फिशर नहीं दिया था। इनका योगदान इतना बहुत बड़ा है, इसीलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। और आगे फिशर का जन्म जो हुआ था वो 17 फरवरी 1890 ईस्वी को कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और इनकी जो डेथ हुई थी 29 जुलाई 1962 ईस्वी को। तो फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं वो कैप्टन जोहन ग्रांट को बोलते हैं। और फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स जो है वो PC महालनोबिस को जाना जाता है। तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स गॉटफ्रेड अचेनवाल, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स आगे फिशर, और फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स के जो पिता हैं वो कैप्टन जोहन ग्रांट या CJ ग्रांट, आपको ऑप्शन में मिलेगा। और जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है 29 जून, और इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर। तो अब देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है वो डिराइव्ड किया गया है अलग अलग लैंग्वेज से। जैसे कि जो लैटिन वर्ड है वो स्टेटस से लिया गया है, और इटालियन लैंग्वेज से स्टैटिस्टा,
और जर्मन लैंग्वेज से स्टैटिस्टिक। तो ये 3 लैंग्वेज से स्टैटिस्टिक्स सब जो मिलके बना है। तो जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट मतलब क्या होता है कि राजनीतिक, जैसे कि पुराने समय में जब इसकी खोज नहीं हुई थी, तो जो लोग राजा महाराजा जो लोग होते थे वो अपने सैनिकों को काउंट करने के लिए कि कितने सैनिक हमारे पास हैं कितने, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स का यूज करते थे तो राजा लोग, बाकी छोटे स्तर पर इसका यूज नहीं होता था। इसीलिए इसको बोला जाता है कि पॉलिटिकल स्टेट। इसका मतलब होता है राजनीतिक क्षेत्र, स्टेट। तो इतना आप समझे होंगे। अब हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स आपको बता दें कि 3 लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज से लिया गया है। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस व्हिच डील्स। स्टैटिस्टिक्स एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम क्या क्या कंसिडर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डेटा का कलेक्शन। डेटा का कलेक्शन कहाँ से करते हैं, और डेटा को कलेक्ट करना, उसके बाद उस डेटा को एक ऑर्गेनाइज रूप में रिप्रेजेंट करना। जैसे कि उसमें क्या, क्लासिफिकेशन डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, या जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बोलते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग, और फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंट करने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो अब इसके हम देखते हैं कि डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स आर नॉट सेम बट यूज कॉमनली। ये सेम नहीं होता है लेकिन इसका हम कॉमनली यूज करते हैं। जैसे कि अब जैसे मैंने डेफिनेशन में बोला था कलेक्शन ऑफ डेटा, तो कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे होगा। तो डेटा कैन बी कलेक्टेड बाय यूजिंग सैम्पलिंग मेथड या एक्सपेरिमेंट्स। तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम सैम्पलिंग मेथड का यूज करते हैं। और सैम्पलिंग मेथड जिसमें आपके सैम्पलिंग टू टाइप्स की होती है। तो ये सब आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल सैम्पल, जो परपोजिव सैम्पलिंग है या रैंडमाइज सैम्पलिंग है, ये सब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, या जो आपका वो सभी सैम्पलिंग हम आपको बाद में बताएंगे। तो डेटा क्या होता है, डेटा क्वांटिटेटिव फिगर आर नोन एज डेटा। जो क्वांटिटेटिव नंबर होता है उसको डेटा कहते हैं। क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी जो भी होती है उसको, वो जो फिगर होता है, नंबर होता है, उसको डेटा कहते हैं। तो द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू सेंसस एंड सर्वे और अदर सोर्सेस इज कॉल्ड रा डेटा। रा डेटा क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है कलेक्ट करते हैं या तो सेंसस से या सर्वे के द्वारा या फिर अलग कोई अन्य सोर्स के द्वारा जो डेटा को कलेक्ट करते हैं उसको हम रा डेटा बोलते हैं। व्हेन द रा डेटा आर ग्रुप्ड इनटू ग्रुप्स और क्लासेस दे आर नोन एज ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा जो होता है वो क्लासेस में डिवाइड होगा या उसको ग्रुप में डिवाइड होता है किसी रा डेटा को, तो उसको ग्रुप डेटा बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा है नंबर ऑफ फार्मर इन ब्लॉक। कोई ब्लॉक है उसमें कितने फार्मर्स हैं, वो एक हमारा डेटा हो गया। तो कौन सा डेटा हो गया, जो कि हमारा रॉ डेटा हो गया। रेनफॉल, दी रेनफॉल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो वर्षा होती है एक किसी निश्चित समय में कितना मात्रा में होती है, उसको भी हमारा एक डेटा हो गया। एरिया अंडर पैडी क्रॉप इन स्टेट। किसी भी क्रॉप का, किसी भी स्टेट का जो एरिया है कि कितने हेक्टेयर उस पर कितने मिलियन हेक्टेयर कितना प्रोडक्शन है, कितना ही उसका क्षेत्रफल है, ये सब हमारा डेटा हो गया। तो अब देखते हैं कि जो देयर आर 2 टाइप्स डेटा। डेटा हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, अभी हम आपको डिस्कस करते हैं। प्राइमरी डेटा, द डेटा व्हिच इज कलेक्टेड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट और काउंट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसको हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के द्वारा या मेजरमेंट उसका प्रबंधन के द्वारा हम काउंट करते हैं, उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि कलेक्शन, पॉपुलेशन सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस, सर्वे बाय इंटरनेशनल बॉडीज सच एस, जैसे कि FAO है। तो जो पॉपुलेशन सेंसस होती है, सेंसस क्या होता है, प्राइमरी डेटा में आता है क्योंकि इसमें इंडिविजुअली जो पर्सन टू पर्सन इसमें डेटा को कलेक्ट करते हैं। सेंसस हमारा 10 ईयर पर उसको गणना की जाती है। तो जैसा कि सबसे पहले जो सेंसस था वो सेंसस जो पॉपुलेशन वाला होता है जो ह्यूमन के लिए वो 10 ईयर पे होता है, और जो आपका पशुओं के लिए होता है 5 साल में एक बार डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो और जैसे आपका फॉरेस्ट का होता है, फॉरेस्ट का डेटा हर
2 साल पे आता है। इंटरनेशनल बॉडीज़ क्या है, जैसे कि FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1945 ईस्वी को रोम इटली में हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है आपका वाशिंगटन DC में है, जो कि USA में होता है। तो ये सभी जो डेटा हैं वो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें पर्सन टू पर्सन होता है, डेटा लिया जाता है। तो अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा द डेटा विच आर कंपाइल्स फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अदर्स इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। जो दूसरों के रिकॉर्ड से संकलित किया जाता है उसको द्वितीयक डेटा कहते हैं। अब इसमें देख, अगला पॉइंट है कि डेटा कलेक्टेड बाय एन इंडिविजुअल और हिज एजेंट्स इज प्राइमरी डेटा फॉर हिम एंड सेकेंडरी डेटा फॉर ऑल अदर्स। किसी व्यक्ति या उसके जो एजेंट होता है उसके द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है तो वह डेटा उस व्यक्ति के लिए प्राथमिक डेटा होता है, लेकिन अन्य सभी के लिए वही डेटा सेकेंडरी डेटा के अंदर कंसिडर्ड किया जाता है, या अन्य सभी के लिए वो डेटा जो होता है सेकेंडरी डेटा होता है। द सेकेंडरी डेटा आर लेस एक्सपेंसिव बट इट मे नॉट गिव ऑल द necessary information. Secondary data can be compiled either from published या sources और from unpublished sources। जो द्वितीयक डेटा होता है जिसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं वह कम महंगा होता है, लेकिन यह सभी आवश्यक जानकारी नहीं दे सकता है, क्योंकि आप अब जब पर्सन टू पर्सन जानकारी लेंगे वो ज़्यादा अधिक जानकारी मिल जाएगी, लेकिन जो वही डेटा एक जगह कलेक्ट होके कोई अन्य व्यक्ति उस डेटा को लेता है तो उसको संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो सेकेंडरी डेटा होता है वो कम महंगा है, लेकिन वह सभी आवश्यक जानकारी नहीं दे सकता है। और द्वितीयक डेटा जो को प्रकाशित स्रोत जो हैं या अप्रकाशित स्रोत, मतलब कि जो पब्लिश या अनपब्लिश स्रोत हैं से संकलित किया जाता है, वो उसमें संकलित होता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, प्राइमरी डेटा यूज्ड बाय सम अदर एजेंसीज रेफर्ड एज सेकेंडरी डेटा। कुछ अन्य जैसे आपका एग्जाम्पल है कि जो एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला डेटा जो होता है उसको प्राथमिक डेटा कहते हैं। जो एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा को द्वितीयक डेटा कहा जाता है। जो एजेंसी के द्वारा यूज किए जाते हैं उसको द्वितीयक डेटा कहते हैं। जिससे कि हम लोग जो यूज करते हैं सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग टाइम सीरीज मॉडल लगाते हैं। टाइम सीरीज मॉडल हमेशा सेकेंडरी डेटा पे यूज होता है। तो हम लोग पर्सन टू पर्सन डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि जिससे किसी से एजेंसी के माध्यम से हमने 10 साल का डेटा या 20 साल का डेटा या 50 साल का डेटा ले लिया, उसका एनालिसिस करके आने वाले 5 साल या 10 साल में क्या फ्यूचर फॉरकास्ट होता है वो सभी हम इसी माध्यम से डिस्कस बताते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, उसका क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले देखते हैं कि ओरिजिनल डेटा, मतलब जो प्राइमरी जो डेटा होता है वो ओरिजिनल है क्या, कैसा है वो, या प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा को, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी। तो प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल बिकॉज इन्वेस्टिगेशन हिमसेल्फ कलेक्ट्स देम। तो प्राइमरी डेटा जो होता है वो ओरिजिनल होता है क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर स्वयं जाके वहाँ से डेटा को कलेक्ट करता है। जैसे सेंसस सर्वे आपको बताए थे वो प्राइमरी डेटा के अंतर्गत ही आते हैं। सेकेंडरी डेटा जो होता है वो ओरिजिनल नहीं होता, क्योंकि वो किसी एजेंसी के द्वारा या किसी साइट से हम उसको डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो ये नॉट ओरिजिनल सिंस इन्वेस्टिगेटर मेक्स यूज दी अदर एजेंसीज। जो इन्वेस्टिगेटर होता है अदर एजेंसी से डेटा को कलेक्ट करता है, यानी कि उसका यूज करता है। सुटेबिलिटी के आधार पर डेटा को कलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ सुटेबिलिटी। तो इफ़ दीज डेटा आर कलेक्टेड एक्यूरेटली एंड सिस्टमेटिकली देयर सुटेबिलिटी विल बी वेरी पॉजिटिव। तो जो प्राइमरी डेटा होता है वो कलेक्ट करते हैं उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और सिस्टमेटिक होता है, जो कि सुटेबल होता है, जो उसका रिजल्ट जो होता है बहुत ही पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और जो सेकेंडरी डेटा होता है दीज माइट और माइट्स नॉट सुटेबल द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी। आप इंक्वायरी नहीं कर सकते कि प्राइमरी डेटा किस किस व्यक्ति से लिया गया, क्योंकि आपको एक जगह मिलेगा लेकिन उस व्यक्ति का नाम पता नहीं होता, इसलिए कम सुटेबल होता है इन कंपेरिजन टू प्राइमरी डेटा। टाइम एंड लेबर, तो दीज डेटा प्राइमरी डेटा जो होता है दीज डेटा इन्वॉल्व लार्ज एक्सपेंस इन टर्म ऑफ मनी, टाइम एंड मैन पावर।
तो जो प्राइमरी डेटा होता है उसमें टाइम भी अधिक लगेगा, मैन पावर भी अधिक लगेगा, क्योंकि आप पर्सन टू पर्सन जाएंगे तो उसमें बहुत ही मनी खर्च होगी और मैन पावर मतलब अधिक अधिक लोगों को आवश्यकता होगी, क्योंकि पर्सन टू पर्सन कितने लोगों को एक दिन में कलेक्ट करेंगे डेटा, तो उसमें नंबर ऑफ डेटा कलेक्शन के लिए जो आदमी होते हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा होती है, और जब संख्या ज़्यादा होगी तो उनको भी कुछ सैलरी मिलती है, उसके लिए टाइम मनी भी लगता है और ये लार्ज एक्सपेंसिव होता है, खर्च भी इसमें अधिक आता है। तो आपका जो सेकेंडरी डेटा होता है, दिस डेटा आर रिलेटिवली लेस कॉस्टली। ये जो डेटा सेकेंडरी डेटा होता है वो बहुत कम कास्ट पे मिल जाता है आपको, या कभी कभी फ्री में भी प्रोवाइड हो जाता है अलग अलग साइट्स पे या अलग अलग एजेंसियों के द्वारा, क्योंकि प्राइमरी डेटा ऑलरेडी एजेंसी कलेक्ट कर चुकी होती हैं। तो सेकेंडरी जब उस व्यक्ति जो जिस व्यक्ति को सेकेंडरी डेटा चाहिए वो उससे कम पैसों में या फिर एकदम फ्री ले सकता है, इसलिए बोला गया है दीज डेटा आर रिलेटिवली लेस कॉस्टली, या डेटा बहुत ही कम कॉस्टली होता है। प्रिकॉशन, तो प्रिकॉशन जो है उसमें क्या है कि डू नॉट नीड एनी ग्रेट प्रिकॉशन वाइल यूजिंग दिस डेटा। इसमें प्रिकॉशन की आवश्यकता कम होती है और सेकेंडरी डेटा को प्रिकॉशन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो इन सभी बातों से आप डिफरेंस सीख गए होंगे कि प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा में क्या क्या डिफरेंस है। तो अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस्ड बाय द इंडिविजुअल आइटम। जो डेटा क्लासिफिकेशन होता है वो अरेंज करते हैं या ग्रुप्स या क्लासेस में किसके अंतर्गत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो सामान्य लक्षण होते हैं उसके अनुसार अलग अलग जो आइटम्स होते हैं उसको ग्रुप या क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो डेटा कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग काइंड्स, नेमली जो डेटा होता है उसको हम अलग अलग नामों से क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कि जियोग्राफिकल डेटा एंड क्रोनोलॉजिकल डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। तो ये चार तरीके से यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन किए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जियोग्राफिकल डेटा। तो जियोग्राफिकल को हम स्पेशियल डेटा क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले देखते हैं कि सम डेटा कैन बी क्लासिफाइड एरिया, ये डेटा जो है एरिया वाइज क्लासिफाई करते हैं या हम स्टेट वाइज क्लासिफाई करेंगे। टाउन्स या सिटी के अनुसार भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ऑन द डेटा ऑन एरिया अंडर क्रॉप इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन, जो हमारा डेटा है वो एरिया के आधार पे हम क्लासिफाई आपका एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि इधर रीजन हो गया, कौन क्षेत्र है उसका एरिया अंडर हेक्टेयर कुछ होगा, जैसे कि सेंट्रल यूपी है तो कितना मिलियन हेक्टेयर उसकी जो ज़मीन है वो है। तो ईस्ट है, इसमें जो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस हिसाब से जो डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कंसिडर करते हैं। अब अगला है एग्जांपल है क्रोनोलॉजिकल, या जिसको हम टेम्पोरल या हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि क्रोनोलॉजिकल मतलब अभी आर्डर में जो होता है डेटा की, हिस्टोरिकल की जो आपका है कि जैसे कि बोलते हैं नहीं कि ये मुगल वंश है, ये एंशिएंट हिस्ट्री है, ये आधुनिक भारत है, उस हिसाब से जो डेटा का क्लासिफिकेशन होता है वो क्रोनोलॉजिकल डेटा के अंतर्गत कंसिडर करते हैं। तो इसमें सम डेटा कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड अगेंस्ट क्रोनोलॉजिकली और हिस्टोरिकली। डेटा ऑन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया क्लासिफाइड ऑन, जो डेटा का फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसके अनुसार हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन किए हैं। 2011-12 में मान लीजिए 100 टन प्रोडक्शन हुआ था, या 11-12 में तो अलग अलग, या 12-13 में मान लो 200 हुआ है। तो उस हिसाब से जो हम ईयर में डेटा को काउंट करते हैं किसी भी, तो हमारा डेटा हो जाता है क्रोनोलॉजिकल। और जो भी अभी है आपको बताए थे कि एरिया वाइज जैसे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ जो दिशा जो होती हैं उसके अनुसार जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल। तो क्रोनोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल में आपने डिफरेंस समझ में आ चुका होगा कि जो क्रोनोलॉजिकल होता है उसमें हम ईयर को मेंशन करते हैं, कब से कब तक, उसके बीच में क्या क्या डेटा है। हम यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा नहीं लिखा हूँ किसी क्रॉप का, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए
कि जो डेटा क्लासिफिकेशन होता है वो ईयर वाइज होता है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आप पैडी ले लेंगे तो यहाँ पे पैडी का हो जाएगा, यहाँ व्हीट ले लेंगे तो व्हीट का उसका टन कितना प्रोडक्शन हुआ वो इसमें कंसिडर किया जाता है। अब हम डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं क्वालिटेटिव डेटा के आधार पे। तो क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर मेड विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। जो क्वालिटेटिव डेटा में क्या होता है कि जो इसको हम क्वालिटी के अनुसार रिप्रेजेंट करते हैं, कोई क्वांटिटी नहीं होती है, जैसे कि क्रॉप वैरायटी है तो जैसे वैरायटी का नाम होगा तो क्वालिटी है, या किसी के प्रति रेसिस्टेंट है तो वो उसकी क्वालिटी है, कि या सूखा के प्रति रेसिस्टेंट है या किसी डिजीज़ के प्रति, तो वो उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको क्वालिटेटिव डेटा के अंतर्गत कंसिडर करते हैं। शेप ऑफ सीड, अब किसी का शेप छोटा है बड़ा है तो उसको हम तौल नहीं सकते कितना छोटा है, तो उस हिसाब से टाइप ऑफ सॉइल, सैंडी सॉइल है कि लोमी है कि कैसी सॉइल है, चिकनी है, तो ये सब जो है ये क्वालिटी के आधार पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो द क्वालिटेटिव वेरिएबल आर टर्म्ड एज एट्रीब्यूट, तो क्यों जो क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है उसको हम एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, जो कि द क्वालिटेटिव वेरिएबल आर टर्म्ड एज, आपको ऑप्शन मिल जाएगा एट्रीब्यूट या 3-4 ऑप्शन और मिल जाएंगे, तो उसमें से एट्रीब्यूट आपका सही होगा। एट्रीब्यूट के लिए हम क्या करते हैं कि काई स्क्वायर का टेस्ट का यूज करते हैं। अब लास्ट है कि आपका क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा में इसमें क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू डिफरेंसेस इन क्वांटिटी। तो जो क्वांटिटी के आधार पे, जो गुणवत्ता जो मतलब कि वेट के आधार पे जो डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम इस क्वांटिटेटिव डेटा उसको बोलते हैं। तो जैसे कि इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जिसे हम आपको बोलते हैं जी दी ऑब्जर्वेशंस मेड इन टर्म केजी या लीटर से सेंटीमीटर। क्वांटिटेटिव डेटा को हम या तो केजी में मेजर करते हैं या फिर लीटर में होता है या सेंटीमीटर, तो ये सभी डेटा जो होता है वो क्वांटिटेटिव डेटा होता है। जैसे एग्जांपल है वेट ऑफ सीड, सीड का वेट होगा वो क्वांटिटी है, और सीड का साइज क्वालिटी है। हाइट ऑफ प्लांट की हाइट जो है कितनी हाइट है वो क्वांटिटी है, उसको आप तौल सकते हैं। जिसका मेजरमेंट किया जा सके वो क्वांटिटेटिव है, और जिसका मेजरमेंट ना हो सके उसको क्वालिटेटिव बोलते हैं। जियोग्राफिकल डेटा और क्रोनोलॉजिकल डेटा, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा आपको समझ में आ चुका होगा। जियोग्राफिकल में क्या करते हैं, एक एरिया होती है, एरिया में हम दिशाएं निर्धारित कर देते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया, और या फिर साउथ ईस्ट है इस हिसाब से। और जो आपका क्रोनोलॉजिकल होगा उसमें ईयर मेंशन कर देते हैं। क्वांटिटेटिव में हम उसको जिसको मेजरमेंट कर सकते हैं वो क्वांटिटेटिव होता है, जिसको मेजरमेंट नहीं कर सकते वो क्वालिटेटिव होता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से जो यूपी कैटेट में जो 20 क्वेश्चन आते हैं पीएचडी के लिए, और 14 क्वेश्चन जो एमएससी लेवल के होते हैं, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पे, और नए क्वेश्चन क्या क्या पूछने की संभावना है, इन सभी बातों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आशा करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो आप कर लेंगे, और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि आने लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। हम आपको स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ा दूंगा, जो कि आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए इतना सुटेबल है। तो कोई भी डाउट है तो हम मुझे कमेंट कर सकते हैं, या हमारे जो फ़ोन नंबर है इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।